देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम समझने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहा जाता है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन सीखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम समझते हैं, जैसे कि मैं पहले ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले आपको वो सब चीजें फील कराना चाहूंगा जो आपने चार्ज पढ़ते समय सीखी थी और मैग्नेट पढ़ते समय सीखी थी। भाई मैंने ऐसा समझाया था आपको चार्ज पढ़ते समय, और आपने सीखा भी है कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में किसी पॉजिटिव चार्ज को लाने पर क्या होगा। भाई मैं इस रास्ते से लेके आऊंगा, इस रास्ते से लाऊंगा तो मुझे रिपल्शन फील होगा, मतलब मुझे इधर की तरफ रिपल्शन फील होगा। मैं इस रास्ते से लाऊंगा, इधर की तरफ रिपल्शन फील होगा। इस रास्ते से लाऊंगा, इधर की तरफ रिपल्शन फील होगा। मैं इधर लेके आया, इधर की तरफ रिपल्शन फील होगा। मतलब कुल मिला के एक बात पक्की हो गई कि पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाने पर मुझे रिपल्शन फील हो रहा है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील हो रहा है। ये बात क्लियर हुई। अब वैसे मान लो इसी पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर मान लीजिए आप कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेकर आते, तो आपको देखिए ये ऐसे लेके आते अट्रैक्शन फील होता। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है ये फील कब होता है, जस्ट पास लाते हो तब होता है या दूर से होना शुरू हो जाता है। भाई जस्ट पास लाते हैं तब होता है या दूर से होना शुरू हो जाता है, तो जवाब है दूर से होना शुरू हो जाता है। तो भाई इस चार्ज के पास में ऐसा क्या था जो हमको दिखा तो नहीं, भाई दिखा तो नहीं, लेकिन कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आया ना तो हमें महसूस हुआ। जैसे हम इस चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो हमें फील हुआ कि रिपल कर रहा है, इस चार्ज को लेके आए तो हमें फील हुआ कि रिपल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दिखा नहीं, महसूस हुआ। पर कब हुआ, मैं यहां लकड़ी लेके आया तब नहीं हुआ, मैं लोहा लेके आया तब नहीं हुआ, आयरन लेके आया तब नहीं हुआ, पर चार्ज पार्टिकल लाया तो हुआ। मतलब किसी भी चार्ज के आसपास का वो इनविजिबल रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाने पर या तो रिपल्शन फील होता है या अट्रैक्शन फील होता है, उसे हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एग्जांपल नंबर सेकंड रिपीट करता हूं। मान लीजिए एक मैग्नेट लिया आपने, ये नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट का अवेलेबल है। मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आया नॉर्थ साउथ पोल वाला। अब हुआ ऐसा, मैं इस मैग्नेट को पास में लेकर आया, तो आप जानते हैं इन नॉर्थ पोल में रिपल्शन होना है या अट्रैक्शन होना है। तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ पोल में रिपल्शन होना है। नाउ स्टूडेंट, अगर जब ये नॉर्थ पोल में रिपल्शन होना है, आपसे एक बात पूछ रहा हूं, तो ये रिपल्शन बिल्कुल क्लोज लाने पर होना है या एट ए डिस्टेंस होना है। तो डेफिनेटली हम जानते हैं ये बिल्कुल क्लोज लाने की बात नहीं है, ये एट ए डिस्टेंस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक बार फिर से, मैग्नेट के पास में कुछ तो है जो इनविजिबल है, मैग्नेट के पास में कुछ तो है जो इनविजिबल है, लेकिन वो कब फील हो रहा है, जब मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आ रहा हूं। So field around the magnet where other magnet feel either repulsion or either attraction is called magnetic field. तो भाई चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड, तो मास के पास में कौन सा फील्ड, तो मास के आसपास में ग्रेविटेशनल फील्ड। मास के आसपास में कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मास है आपके पास में, ये मास अपने पास आसपास में क्या क्रिएट करता है, तो मास अपने आसपास में इनविजिबल फील्ड क्रिएट करता है जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। और ये फील्ड तभी महसूस होता है जब दूसरा कोई मास इसके इन्फ्लुएंस में लाया जाए। ये फील्ड अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये कैपिटल एम मास जो फील्ड क्रिएट करेगा वो स्मॉल एम मास को खींचेगा अपनी तरफ। इसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। इसे कहा जाता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट मास। यूनिट निकालने गए तो आप चेक कर सकते हैं इंटेंसिटी का यूनिट क्या आएगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट मास में आप चेक कर सकते हैं न्यूटन पर केजी। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने गए आप इसका, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, मास का डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, मास के लिए क्या यूज करेंगे m। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, तो हम ये देख पाएंगे इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में L1 T-2। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन के डायमेंशन फॉर्मूला से मैच करता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैच लाइक दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं। अब मान लीजिए कैपिटल एम मास के पास में कोई मैं यूनिट मास लेके आया, या यूनिट मास कह देता हूं m0, ये r डिस्टेंस पर है, तो हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास
जैसे आपने लिखा तो आप देख सकते हैं जी एम नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो आई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आई इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और याद कीजिए रिलेशन बिटवीन जी एंड इस कैपिटल जी में रिलेशन जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो आपको उस जगह फोर्स निकाल देना चाहिए और यूनिट मास से डिवाइड कर देना चाहिए। जैसा कि फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, फोर्स वेक्टर लॉ फॉलो करता है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास में 4 मासेस अवेलेबल है, ये मास एम है, ये मास एम है, ये मास एम है और ये मास एम है। ये ए है, बी है, सी है और डी है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे ए बी सी डी के कारण इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर मुझे क्या निकालना है, फील्ड की वैल्यू निकालना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फील्ड। तो हम सिंपली एक काम करने वाले हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे फील्ड का एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां हर जगह से ए ए ए ए, बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। ये रहा पॉइंट ओ, तो ओ पर सबसे पहले जब भी जहां जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, जिस भी पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, वहां पर यूनिट मास रखिए। पहला स्टेप है प्लेस यूनिट मास, प्लेस यूनिट मास। और यूनिट मास को क्या लिखते हैं हम लोग, एम नॉट। यूनिट मास को लिखा जाता है एम नॉट से बताया जाता है। उस एम नॉट पे क्या करना है, अब आपको आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय ऑल अदर मासेस, बाय ऑल अदर मासेस। जितने भी अदर मासेस हैं उनके कारण हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमें डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये हमें देखने की जरूरत है। तीसरा, यूजिंग वेक्टर एल्जेब्रा, यूजिंग वेक्टर एल्जेब्रा कैलकुलेट नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि मुझे निकालना है, ऊपर निकालना है, तो ऊपर निकालना है, नेट फील्ड निकालना है। किस किस के कारण निकालना है सर, ए के कारण निकालना है। और किसके कारण निकालना है, बी के कारण निकालना है। और किसके कारण निकालेंगे सर, सी के कारण। और लास्ट में किसके कारण, डी के कारण। तो भाई ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, इसके कारण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट मास प्लेस करेंगे। यूनिट मास प्लेस करते हैं, चलो यूनिट मास प्लेस करके देख लेते हैं। देखो ये कैपिटल एम मास यूनिट मास को उधर खींचेगा, तो ये रहा डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी, जो फोर्स की डायरेक्शन वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि यहां चेक करो इंटेंसिटी का सीधा फॉर्मूला क्या था, तो इंटेंसिटी था फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट मास। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन, बराबर। ये रहा खींचने का डायरेक्शन, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, वापस इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी। अब देखो पॉइंट मास के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला चेक करो। एम मास से आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो चलो हम सारे के सारे एक्सप्रेशन लिख के चेक कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है। आई ओ ए कैपिटल जी, चलो देखो ओ पे निकालना है, ए के कारण निकालना है। ए का मास चेक करो कितना मास है, तो सर बोले ए का मास है में। अब ओ और ए के बीच में सेपरेशन क्या है, सर बोले ए वाला सेपरेशन है, तो मैंने लिख दिया आर ओ ए का स्क्वायर। अच्छा ओ से लेकर ए चेक करना बच्चों ध्यान से, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो टोटल ए रूट 2 है। चेक कर लो ध्यान से, ये ए है, ये ए है, तो टोटल ए रूट 2 है। और ए रूट 2 का हाफ ए बाय रूट 2 है, ए रूट 2 का हाफ ए बाय रूट 2 है, ए बाय रूट 2, ए बाय रूट 2। तो ये वाला सेपरेशन ए बाय रूट 2, ये सेपरेशन ए बाय रूट 2, ये सेपरेशन ए बाय रूट 2, ये सेपरेशन ए बाय रूट 2। तो मैं सीधा लिख पाऊंगा ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस जीएम अपॉन ए स्क्वायर। लिख सकते हैं इसे आईओए। अब देखो आईओबी,
आई ओ बी, वापस से जी एम। भाई देखो ओ पे निकालना है, बी के कारण निकालना है। अब बी के कारण निकालना तो चेक करो बी पर मास कौन सा है, तो बोले सर बी पे मास एम है, तो देखो लिख दो मास एम। अब ओ पर निकालना है, बी के कारण निकालना है, तो सुनना ध्यान से, ओ पर निकालना है, बी के कारण निकालना है, बी पर मास एम है, आर ओ बी का सेपरेशन। तो वापस से ये वाली बात, ये ए है, ये ए है, तो टोटल ए बाय रूट टू है, ए बाय रूट टू का हाफ ए बाय रूट टू है, टोटल रूट टू है, उसका हाफ ए बाय रूट टू है, तो ए बाय रूट टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ट्वाइस जी एम अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई ओ बी भी कितना आ गया, ट्वाइस जी एम अपॉन ए स्क्वायर। अब आगे चेक कीजिएगा हमें क्या करना है, आई ओ सी ध्यान से देखो भाई, ओ पर निकालना है, किसके कारण निकालना है, सी के कारण निकालना है, तो जी एम है ना, ओ से लेकर सी तक का सेपरेशन चेक करो, तो भाई ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, वापस से वही कहानी, ए बाय रूट टू का स्क्वायर, तो ये आ गया ट्वाइस जी एम अपॉन ए स्क्वायर। ना ओ से डी चेक करो, ओ टू डी, जी एम अपॉन ए बाय रूट टू का स्क्वायर ट्वाइस जी एम अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा ये बात नोटिस करो यहां पर, भाई इस जगह पर कितनी वैल्यू है, 2gm अपॉन ए स्क्वायर, ये है आई ओ सी। इस जगह पर चेक करो कितनी वैल्यू है, इसकी तरफ आई ओ है, 2gm अपॉन ए स्क्वायर, ये है आई ओ है। इस जगह चेक करो कितनी वैल्यू है, आई ओ बी कितनी वैल्यू है, तो सर बोले 2gm अपॉन ए स्क्वायर, और इस जगह चेक करो कितनी वैल्यू है, बोले 2gm अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू है, आई ओ डी। सोचो ध्यान से, जितना इधर है उतना ही इधर है, और दोनों ऑपोजिट हैं, और अपोजिट है मतलब कैंसिल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा समझना कि मान लो ये 10 होता, इधर 10 होता, तो बोलो 10 माइनस 10 कितना होता, बोले सर 10 माइनस 10 जीरो होता। अब इधर 10 होता, इधर 10 होता, तो कितना होता, सर बोले जीरो होता है, मतलब सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो आ रही है। आइए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई अगर ये मास मान लीजिए आपके पास कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम मास है, यहां पर ए पर बी और सी के कारण आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताना है, कितनी वैल्यू होगी। जबकि ये आप देखो ध्यान से उठा के, ये ए है, ये आपके पास में ए है, और ये आपके पास में ए है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले आइडेंटिफाई करो कहां पे निकालना है, तो निकालना कहां पर है, ए पे निकालना है। अब दूसरी बात ये आइडेंटिफाई करो कि उस पॉइंट पर जहां पे निकालना है वहां पे पॉइंट मास पुटअप करो, तो चलो पॉइंट मास पुटअप कर दो। उस पॉइंट मास पे बाकी मासेस का अट्रैक्शन फील करो कहां पर है, तो भाई इस वाले मास को ये मास खींचेगा इधर की तरफ, इसको खींचेगा इधर की तरफ, तो जो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू व्हाट, बी, इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू व्हाट, सी। तो ये आ गया आईओबी, ये आ गया आईओसी, ठीक है ना। सो दिस इज नथिंग बट आईओबी एंड दिस इज नथिंग बट आईओसी। ये 60 डिग्री आपके पास अवेलेबल है ना। तो अब हम देख लेते हैं आईओबी आईसी, एम मास के कारण यहां पर फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं हम, ओ पर एम के कारण, या ओ पर हम भी कहते हैं बी के कारण देखते हैं। तो ओ पर बी के कारण आएगा जीएम अपॉन ए स्क्वायर, ओ पर सी के कारण भी चेक करते हैं। तो भाई सी पर मास कितना है, तो सी पर मास एम है, सेपरेशन कितना है ए, तो ऊपर सी के कारण कितना आ जाएगा आपके पास में, तो ऊपर सी के कारण आ जाएगा जीएम अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहां नोटिस करो दोनों सेम है, मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है। और जैसे तक देखिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट फॉर्मूला दिया जाता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और उनका रिजल्टेंट एंगल जो दिया जाता है वो रिजल्टेंट एंगल दिया जाता है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों के मॉड इक्वल हो, अगर दोनों के मॉड इक्वल हो, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी हो, पता है तो क्या होता है, जैसे ये आई आई इक्वल है, तो सॉल्व करने पर रिजल्टेंट सी की वैल्यू, रिजल्टेंट सी की वैल्यू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2 ये निकल कर आती है, और tan अल्फा की वैल्यू आपके पास में निकल कर आती है tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, ये आई है, ये आई है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, सर बोले 2i cos, दोनों के बीच के एंगल का हाफ, इसका बीच का एंगल कितना है, तो 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 आपके पास आएगा तो कितना आएगा, सर बोले 2i cos 30 आएगा। और cos 30 कितना होता है, सर बोले cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 √3/2 होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया √3i, सो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन एज √3i।
सो आई इज व्हाट, इंटेंसिटी। अब आई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप, जीएम अपॉन ए स्क्वायर, तो आंसर विल बी रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू √3 जीएम अपॉन ए स्क्वायर। तो बेटा ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हुआ, जब पॉइंट मासेस गिवन हो आप लोगों को। व्हेन यू आर गिवन पॉइंट मासेस देन यू आर फाइंडिंग ऑल दिस रिजल्ट्स। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, साइड ए है, ये मास एम, ये मास एम, ये मास एम है, और आपके पास में मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए पर फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो मैं हमेशा कहता हूं जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो पॉइंट डिसाइड करो। तो हमने डिसाइड कर लिया ए पर निकालना है, तो नेट फील्ड निकालना है, ए पर निकालना है। किस किस के कारण आएगा बोलो, ए के पास में कौन है, सर बोले बी है, उसके बाद कौन है, बोले सर सी है, और कौन है, तो ए के पास में डी है। तो ये रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब ये तीनों का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। अब दूसरा, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पर यूनिट मास प्लेस करो, यूनिट मास प्लेस कर दो। यूनिट मास पर अदर मासेस की डायरेक्शन चेक करो, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और लाइन जॉइनिंग में इसके फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, खींचेगा इस तरफ। तो मैं कह देता हूं आई एट पॉइंट ए ड्यू टू डी, ये हो गया आई ए बी, और ये आपके पास हो गया आई ए सी। देखो देखो ध्यान से, स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये 45 डिग्री एंगल होगा, मतलब आपके पास में कुल मिला के 3 वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इन सबकी वैल्यू पुटअप करके चेक करते हैं कि आई ए बी की वैल्यू कितनी है, आई ए बी, आई ए सी और आई ए डी। तो पॉइंट ए पर निकालना है ना, किसके कारण निकालना है, बी के कारण निकालना है। बी का मास कितना है चेक करो, तो पॉइंट के कारण हम जानते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब सेपरेशन चेक करना, ए से बी तक के सेपरेशन चेक करो, ए से बी का सेपरेशन कितना है, सर बोले ए से बी का सेपरेशन ए है, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर आ गया। ए से बी का सेपरेशन कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। यहां तक बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, आई ए सी निकालना कहां पर है, सर बोले ए पे निकालना है। किसके कारण निकालना है, सर बोले सी के कारण निकालना है। निकालना ए पर है, सी के कारण निकालना है। तो सी पर मास चेक करो कितना है, बोले सी पर मास तो एम ही है। अब सी का डिस्टेंस चेक करो, बोले सर सी का डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, ये आपके पास ए है, ये ए है, तो ये √2 ए है, तो ये सर ये रहा सी और ये रहा पॉइंट ए। तो देखो सी ए का डिस्टेंस कितना है, सर √2 ए। सो √2 ए का होल स्क्वायर मतलब लिख पाओगे जीएम अपॉन 2a स्क्वायर, जीएम अपॉन 2a स्क्वायर। कोई डाउट, सर नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ए पर निकालना है, डी के कारण निकालना है। भाई ए पर निकालना है, किसके कारण निकालना है, सर बोले डी के कारण निकालना है। तो चेक कर भाई, निकालना किस पे, ए पे, सर ये रहा पॉइंट ए। किसके कारण निकालना है, डी पर, डी पे निकालना है ना, डी के कारण। तो डी का मास चेक कर कितना है, तो सर बोले डी का मास तो एम है, लिख दे मास एम। सर बोले ए और डी के बीच का सेपरेशन, ए से डी के बीच का सेपरेशन ए है, तो लिख दे ए स्क्वायर। यहां नोट करो बेटा ध्यान से, ये वाला फील्ड सेम आ रहा है, ये वाला फील्ड सेम आ रहा है, और ये वाला फील्ड इन दोनों का हाफ आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या कहूंगा, निकालते समय क्या कहूंगा, सर बोले निकालते समय कुछ नहीं, हमको बस अब वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, इसमें छोटे मोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस देखो कैसे हैं, वो चेंजेस ऐसे हैं कि इसको ऐसा लिख दो कि सर ये हो गया जीएम अपॉन ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया बात है। इसको भी लिख दो जीएम अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख दो क्या, सर बोले जीएम अपॉन 2a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, सिंपल। अब देखो ये दोनों इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अभी बताया कि जब एंगल दोनों इक्वल हो और एंगल दोनों के बीच का थीटा हो तो रिजल्टेंट आता है ट्वाइस ए cos θ/2। तो भाई ये कौन कौन सी फील्ड की इंटेंसिटी, ए से लेकर डी तक का, ए से लेकर बी तक का, और ये आपके पास में कहां से कहां तक का, तो सर बोले ए से लेकर सी तक का, दोनों का इंटेंसिटी में मान लेता हूं आई आर है, ट्वाइस या तो एडी लिख दो cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, या ऐसे लिख दो एडी लिख दो या ए बी लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ए बी cos दोनों के बीच के एंगल का डिवाइड बाय 2। चलो देखते हैं लिख के, ट्वाइस जीएम अपॉन ए स्क्वायर cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 cos 45 √2 आए 1/√2, 1/√2 सॉल्व करोगे तो आएगा √2 जीएम अपॉन ए स्क्वायर। चलो पॉइंट समझ में आ गया। रिजल्टेंट एंगल कैसे निकालोगे, मतलब क्या सर, रिजल्टेंट एंगल का मतलब क्या, अरे भाई सीधा मतलब है इन दोनों को हटाना, अरे इन दोनों को हटाना, एक अकेला रिजल्टेंट लगाना। तो रिजल्टेंट एंगल निकालते समय ध्यान देना tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2 है। सो tan अल्फा
tan 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 है, और 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब tan 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब इस एंगल पर 45 डिग्री पर, इस एंगल पर 45 डिग्री पर मैं डायग्राम ऐसा बनाऊंगा, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, अरे भाई इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 45 पर आई, 45 पर आई। अब इंटरेस्टिंग बात, पहले से आईएसी इसी डायरेक्शन में था, तो क्या सीखने को मिला कि आईएसी भी इधर है, आईआर भी इधर है, तो आईएसी समझ लो ऐसा है और आईआर सेम डायरेक्शन में है। तो मुझे बताओ फाइनल आईआर या फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या लिखोगे? सर बोला आईआर प्लस आईएसी लिखेंगे, आईआर प्लस आईएसी लिखेंगे, तो कैसे आएगा बताओ आईआर प्लस आईएसी निकल के? तो आईआर प्लस आईएसी निकालने का तरीका सिंपल सा, फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी सर आईआर क्या आया, √2 GM अपॉन ए स्क्वायर, √2 GM अपॉन ए स्क्वायर, और बोलो क्या आया? सर बोले आईएसी की वैल्यू पहले ही चेक कर लो, GM अपॉन 2a स्क्वायर, तो आंसर देखो क्या आया, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी GM अपॉन ए स्क्वायर √2 + 1/2। सो ये हमारा आंसर होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, कुछ इस तरह से इंटेंसिटी। देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि ओरिजिन से 1 मीटर पे 3 kg, 2 मीटर पे 3 kg, 4 मीटर पे 3 kg, 8 मीटर पे 3 kg, ऐसे इनफाइनाइट मासेस रखे गए हैं। आपको ओरिजिन पर इन सब के कारण, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, इनफाइनाइट मासेस के कारण फील्ड निकालना है। तो इंटेंसिटी निकालना है, ऊपर निकालना है, नेट इंटेंसिटी निकालना है, तो ऊपर ए के कारण निकालना है, ऊपर बी के कारण निकालना है, सी के कारण निकालना है, डी के कारण निकालना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जी हर जगह लिखेंगे। मास एट ए चेक करो, मास एट ए कितना है? सर बोले 3 kg है। सेपरेशन चेक करो ओ से लेकर ए तक, बोले सर 1 का स्क्वायर। अच्छा ओ से बी चेक करना ध्यान से, मास बी पे कितना है? बोले सर सब जगह पे 3 kg है। सेपरेशन चेक करो ओ से बी, सर बोले 2 स्क्वायर, ठीक है। आगे चेक करो ओ से सी, ओ पर निकालना, सी के कारण निकालना, सी पर चेक करो मास कितना है? सर बोले 3 kg है। ओ से लेकर सी चेक करो कितना सेपरेशन है, तो ओ से सी ये आपके पास में 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आई बात? यहां 2 की पावर 1 का स्क्वायर, यहां 2 की पावर 0 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप इसे। आगे चेक करना जी। अच्छा डी पर, ओ पर निकालना है, डी के कारण निकालना है। डी पर चेक करो मास कितना है? सर बोले 3 kg है, कोई समस्या नहीं सर। सेपरेशन चेक करो, सर बोले 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर सीधी बात दिख रही है, 3g कॉमन निकाल लेता हूं। देखिए यहां पर ION ऐसा लिखा जाएगा इसको, तो ION आ जाएगा आपके पास में, 3g हर जगह से कॉमन है, 1/1, ठीक है। देखो चेक करो, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 2 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 1/16, 8 का स्क्वायर 1/64, अप टू इंफिनिटी जा रहा है। ये हमें जीपी मिलती है AR स्क्वायर, AR क्यूब अप टू इंफिनिटी टर्म। इसमें A होता है फर्स्ट टर्म, R होता है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 1/4 डिवाइड बाय 1/1, R आता है आपके पास में 1/4, 1/16 डिवाइड बाय 1/4, तो 1/16 डिवाइड बाय 1/4, ये आता है आपके पास में R = 1/4, R = 1/4, ठीक है ना। 1/64 डिवाइड बाय 1/16, तो ये आता है आपके पास में 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R आ गया। इनफाइनाइट टर्म जब R <1 होता है तो इंफिनिटी टर्म का सम जो होता है 1/1 - R होता है, A/1 - R। A होता है फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म चेक करो, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 - 1/1/4, तो ये आ जाता है आपके पास में 4 - 1 3, 4/3 हो जाता है। तो ऐसे इंफिनिटी की वैल्यू वहां पे रखो, O से लेकर नेट तक, 3g × 4/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आता है 4g, द आंसर विल बी 4g। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया कि आपके पास में 2 मास है M1 M2, उनके इन बिटवीन थर्ड मास कहां पे रखा जाना चाहिए जिसके कारण उस पॉइंट पर फील्ड 0 हो जाए। तो भाई देखिए पहला मास M1, दूसरा मास M2, दोनों के बीच का सेपरेशन R दे रखा है, जैसे कि ये 2 kg मास है, 4 kg मास है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर दे रखा है। तो थर्ड मास या कोई नया मास 0.51 kg का कोई मास, 0.1 kg का मास कहां पे रखना चाहिए जिससे कि इस पॉइंट पर इसका और इसका फील्ड 0 आ जाए।
इसका और इसका फील्ड 0 आ जाए। तो फील्ड 0 आ जाए तब की बात हम कर रहे हैं कि फील्ड 0 आ जाएगा तो हम कहां पे रखना चाहिए, किस कंडीशन में रखना चाहिए। आइए समझते हैं। मैं मान लो मैंने m0 मास रखा पॉइंट P पर, तो इस m0 को ये m2 अट्रैक्ट करेगा इस तरफ और इस m0 को ये m1 अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो भाई फील्ड मिला, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू B और इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू A। तो इस पॉइंट पर देखो क्या हो गया, तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो गया, तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू B हो गया और नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू A हो गया। ये आ चुका है आपके पास में, ठीक है ना। अब नेट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाए P पर B के कारण और P पर A के कारण, ठीक है ना। मतलब मैग्नीट्यूड कुल मिला के बोला जाए तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। वी विल टॉक अबाउट द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ, सो P पर B के कारण और P पर A के कारण की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो P पर B के कारण फील्ड कौन सा है, तो देखो B कितना है, मास कितना है m2, ये R है, ये x है, तो ये R माइनस एक्स हो गया। तो gm2 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। P पर A के कारण बात करते हैं, तो ये रहा A का मास कितना है m1, सेपरेशन कितना है x, gm1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें x की वैल्यू निकालना है, g से g कैंसिल हो गया, m2 बाय m1 इक्वल टू R माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो क्या मिलेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं अंडर रूट में ले जाएंगे हम लोग m2 बाय m1। तो R माइनस एक्स अपॉन कितना आया x अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1, R माइनस एक्स अंडर रूट m1 x अंडर रूट m2। ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, R अंडर रूट m1 माइनस एक्स अंडर रूट m1 x अंडर रूट m2, ठीक है ना। तो R अंडर रूट m1 x अंडर रूट m1 प्लस x अंडर रूट m2, तो x अंडर रूट m1 प्लस x अंडर रूट m2 R अंडर रूट m1, x की वैल्यू R अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, दोनों के बीच का सेपरेशन R2 है। पहला मास क्या है, तो 2 kg है, दूसरा मास कितना है चेक कर लो, तो देखो m1 प्लस m2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 4 ऐसा लिखा जा सकता है, 2 रूट 2 प्लस 2 आता है आपके पास में, रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, 2 रूट 2 माइनस 2, ठीक है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो यहां से वैल्यू निकाली जा सकती है, यू कैन फाइंड द वैल्यू। तो इस तरह से ये जब कहां पर फील्ड 0 होगा ये निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस पॉइंट पे कोई भी मास रख दीजिए, उस मास पर दूसरे दोनों मासेस का इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट कहां जा रहा है, इसका इफेक्ट कहां जा रहा है, ये इधर खींचना चाहता है, इधर खींचना चाहता है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी आई, इधर की तरफ खींचा, इधर की तरफ खींचा, इस तरह से निकाला तो आंसर आता है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड फील्ड कैसा होगा निकालना है। देखिए ये R रेडियस का सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है। हमें इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट P पर, एट एनी पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। भाई सीधी सी बात बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो पहले कहां निकालनी है डिसाइड करो। उस पॉइंट पर पॉइंट मास रखो, पॉइंट मास मतलब यूनिट मास रखो, यूनिट मास पे फोर्स निकालो, फोर्स निकाल के वापस से इस एक्सप्रेशन में पुटअप करो, आंसर निकलता है। तो देखो भाई हमें कहां निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर निकालना है। तो चलो आ जाते हैं भाई, ये सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लेता हूं ये पॉइंट P है, यहां पर मैंने मास रख दिया m। अब बताना बेटा, टोटल का मास जिसका रेडियस r है जबकि x की वैल्यू लेस देन r है, टोटल का मास m है, तो x वाले का मास इतना अंदर जो पोर्शन दिख रहा है, जवाब देना, टोटल का m है तो इतने पोर्शन का मास लेस देन m होगा, मोर देन m होगा। भाई टोटल का मास m है तो अंदर वाले पोर्शन, इतने से पोर्शन का मास लेस देन m होगा। तो लेट आई अज्यूम दिस मास इज m डैश। तो इसके कारण सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस x है, इस पॉइंट पर फोर्स निकाल लेते हैं, g m डैश m अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैंने यूनिट मास रख दिया, यूनिट मास F अपॉन यूनिट मास, इसे कहते हैं इंटेंसिटी, तो ये आ जाएगा gm डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो आ गया, gm डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, मास की वैल्यू चाहिए।
हमें ये m डैश जो निकालना है वो m और r के टर्म में निकालना है। हमें जो ये m डैश निकालना है वो किसके टर्म में निकालना है? हमें m और r के टर्म में निकालना है। चलो निकाल के चेक करते हैं, लेट अस फाइंड। भाई देखो, अगर ये सॉलिड स्फीयर आयरन का बना होता तो छोटा स्फीयर भी अंदर वाला पार्ट किसका होता? सर बोले आयरन का ही होता है। भाई जिस भी मास जैसा भी मटेरियल होगा, मटेरियल तो सेम होगा। मतलब अगर आयरन बड़ा आयरन है और छोटा आयरन है, एक बड़ा आयरन है और एक छोटा आयरन है, आयरन बड़ा हो या आयरन छोटा हो, डेंसिटी कैसी होगी? सर बोले सेम होगी। तो इनिशियल डेंसिटी जो होगी वही फाइनल डेंसिटी होगी। मास पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्स रेडियस। 4/3 पाई आर क्यूब, मास m डैश 4/3 पाई एक्स क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, m डैश इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया m डैश इक्वल टू m x अपॉन r का होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। आओ उठाओ m डैश की वैल्यू पुटअप कर दो। तो i डैश g अपॉन एक्स स्क्वायर, m डैश कितना है? तो ये आ गया m x क्यूब अपॉन r क्यूब। i डैश आ गया आपके पास में g m x अपॉन r क्यूब, g m x अपॉन r क्यूब। अच्छा ये कहां है? ये तब है जब r इनसाइड द कैपिटल R है, या x कह लीजिए लेस देन r है। लेस देन r है इसका मतलब अंदर है, इनसाइड है, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, जब हम ऑन द सरफेस की बात करते हैं तो स्मॉल r या x इक्वल टू कैपिटल R आता है। भाई देखिए यहां से होता 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 बढ़ता 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 सरफेस पे आ गया, x इक्वल टू R हो गया। सो i डैश कितना हो गया आपके पास में? तो ये आ गया gmx मतलब gmr अपॉन r क्यूब, दैट इज i डैश दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये i डैश की वैल्यू आपके पास आ चुकी है gm अपॉन r स्क्वायर। एक बात नोटिस कीजिएगा, ग्राफ पूछा जाता है कई बार कि ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर ये देखिए इंटरनल पोर्शन है आपके पास में, ये आपके पास में I है, ये आपके पास में R है। अब स्मॉल r की वैल्यू देखो क्या है भाई, यहां पे नोटिस करना, कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल G कौन सा कांस्टेंट है? सर बोले कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है? सर बोले मास है, ये भी कांस्टेंट है। R क्या है? सर बोले पहले से रेडियस दे रखी है स्फीयर की, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, मतलब क्या कह सकता हूं भाई, ये टोटल कांस्टेंट है, तो i डैश कैन बी रिटन। चलो i डैश क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट अबाउट i डैश? तो i डैश को लिखा जा सकता है, देखना ध्यान से। यू कैन राइट i डैश इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x, y इक्वल टू mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इस केस के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r नहीं होता है, ये इस केस के लिए x लेस देन r जब भी होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। अब सोचिएगा, अगर मुझे किसी पॉइंट P पर बाहर निकालना हो फील्ड तो हम क्या करेंगे? बाहर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे सर कैसे? एग्जांपल से समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं एग्जांपल से, समझिए। भाई मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि आपके पास में मास m है, ये r रेडियस है, मुझे कोई पॉइंट P पर निकालना है, तो P पर निकालने के लिए देखो ध्यान से, भाई सॉलिड स्फीयर का बिहेवियर पॉइंट मास की तरह होता है। सॉलिड स्फीयर जो फील्ड क्रिएट करता है ना, वो पॉइंट मास की तरह फील्ड क्रिएट होती है। तो भाई पॉइंट P पर अगर मुझे फील्ड निकालना है जो कि बहुत सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जो पॉइंट, तो वहां पे सबसे पहले मैं पॉइंट मास प्लेस करता हूं। पॉइंट मास हो गया m0, वहां पर फील्ड फोर्स की वैल्यू निकालता हूं, g m1 m2 अपॉन आपके पास में आ गया r स्क्वायर। अब डिवाइड करते हैं इसको, m0, तो ये आ गया इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी आई gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहां चेक करो, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा है। नाउ इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है। तो ये हो गया जब r लेस देन r है, स्मॉल r लेस देन r है, ये हो गया जब r इक्वल टू r है, और ये हो गया जब r ग्रेटर देन r है। तो हमारे पास में तीन केस आ गए, r लेस देन r, r इक्वल टू r और r ग्रेटर देन r। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के केस पे स्फेरिकल शेल की बात करता है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर नहीं, स्फेरिकल शेल की बात करता है। तो स्फेरिकल शेल के लिए कैसे निकालेंगे ये भी सीखते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।